आज की क्लास में डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है, डेथ ऑफ पार्टनर के बारे में इतना समझ लीजिए कि ये 100% रिटायरमेंट को फॉलो करता है। अगर रिटायरमेंट आपको आता है तो डेथ भी आपको आता है। अब समझना क्या है कि फर्क क्या है। अगर कोई बच्चा बोले कि सर एक बात बताओ कि डेथ का क्वेश्चन फोकस कहां करता है, तो आप पहले तो ये समझिए, हालांकि ये बात ऐसा नहीं कि डेथ में ही होती है, ये बात सीबीएसई रिटायरमेंट के क्वेश्चन में भी जनरेट कर सकता है। लेकिन एक ट्रेंड सेट हो गया एग्जाम का कि भाई रिटायरमेंट में वो ऐसा नहीं करता, डेथ में ही ऐसा करता है। लेकिन इस बार आप अगर देखें तो बुक में ऐसे भी क्वेश्चन रखे गए हैं जिसमें उसने रिटायरमेंट में भी पैटर्न फॉलो किया। पैटर्न क्या है ये समझिए आप आराम से, कि ये है मेरे पास बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट है एज एट 31 मार्च 2025 को बनी हुई है। रिटायरमेंट में क्या होगा, आप रिटायरमेंट की जितनी भी क्वेश्चन बुक के उठा के देखिए, जिस डेट की बैलेंस शीट होती है वो उसी डेट पे रिटायर कर देता है। तो मान लीजिए ए बी सी तीन पार्टनर है, ए बी सी तीन पार्टनर है, तो नीचे लिखेगा बी रिटायर ऑन 31 मार्च 2025, या फिर वो लिख देगा 1 अप्रैल 2025। सेम एक ही बात है, मतलब एक रात के फर्क है इन दोनों के बीच में। तो ये रिटायरमेंट में होता है। अब रिटायरमेंट में डिटेल में हमने पढ़ा कि क्या होता है क्या नहीं होता, व्हाटएवर। लेकिन डेथ के क्वेश्चन में क्या हुआ कि ये रही बैलेंस शीट, और ये बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2025 की ही बनी हुई है। लेकिन यहां मान लो तीन पार्टनर हैं ए बी और सी, तो वो यहां लिखता है बी डाइड ऑन 30 जून 2025। अब यहां पर बैलेंस शीट की डेट अलग हो गई है और डेथ की डेट अलग हो गई। तो ये कहा जाता है कि देखो सर जो भी चीजें हैं वो तो सही है, लेकिन वो बैलेंस शीट बनने के बाद भी कितने महीने जिंदा रहा? 3 महीने, अप्रैल मई जून। अब बस वो ये कहता है कि जो 3 महीने जिंदा रहा तो उसके लीगल हायर ये बात कहते हैं कि जो बैलेंस शीट में उसका राइट बनता है वो तो मिलेगा ही, जैसे रिटायरमेंट में मिलता था। लेकिन जो 3 महीने जिंदा रहने पर उसने प्रॉफिट कमाया है उसमें भी उसे प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए। 3 महीने रहा है तो बिजनेस में रहा है, 3 महीने बिजनेस किया होगा तो प्रॉफिट हुआ होगा, उस प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए। तो स्टूडेंट कहता है सर ये शेयर कैसे निकालोगे कि 3 महीने में कितना प्रॉफिट कमाया? डेथ के क्वेश्चन में यही नया पॉइंट होता है। और इवन कई बार डेथ से 1 मार्कर क्वेश्चन भी यही आता है कि आप उसका 3 महीने के प्रॉफिट में कितना हिस्सा बनता है ये निकाल के दिखा दो, बस कहानी खत्म। बाकी कह रहा बाकी जो वहां करते थे वो सब बैलेंस शीट की, जो आप अब भी बच्चे लेटेस्ट पढ़े थे जिन्हें मैंने ट्रिक से बताया था कि बैलेंस शीट में क्या क्या हिस्सा मिलता है, वो तो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। तो फिलहाल पहले समझते हैं कि ये प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब ये जो 3 महीने का प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हैं, इसी के ऊपर बेसिकली डेथ के क्वेश्चंस आते हैं, और इसके बिना क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ये भी तय है। और मैं ये बोल रहा था कि अगर इस क्वेश्चन में वो कह दे कि इसे रिटायर भी 30 जून को हुआ है, तो यहां भी 3 महीने उसने बिजनेस किया है, तो 3 महीने के प्रॉफिट में यहां भी क्या मांग लेगा? हिस्सा मांग लेगा। और वो हिस्सा वैसे ही मिलता है जैसे डेथ के क्वेश्चन में मिलता है। तो ये दोनों में रेस कर सकता है ये पॉइंट, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो बेसिकली डेथ में ही ये पॉइंट रेस करता है। लेकिन टीएस गेवल की बुक में उसने रिटायरमेंट में भी ऐसे क्वेश्चन डाले, तो रिटायर मिड ऑफ द ईयर में हो गया, तो मिड ऑफ द ईयर का मतलब ये है कि उसे उस प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। तो जल्दी से मुझे बताओ डेथ के क्वेश्चन में जो कॉन्सेंट्रेट करने वाला पॉइंट है वो क्या है, कि बैलेंस शीट बनने के जितने महीने बाद उसकी डेथ हुई उस प्रॉफिट में हिस्सा कैसे निकालते हैं। अब ये सीख लो, उसके बाद फिर वो कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है वो डेट डिफरेंट थिंग। पहले आप हेडिंग डालो, हाउ टू फाइंड आउट प्रॉफिट। फॉर 3 मंथ। मेरे एग्जाम्पल में 3 महीने बाद लिखा है इसलिए मैंने फॉर 3 मंथ लिखा है। एग्जामिनर में अगर बैलेंस शीट के बाद 4 महीने बाद उसकी डेथ हो गई तो आप 4 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे। बैलेंस शीट के बाद 6 महीने बाद डेथ होगी तो 6 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे। तो मेरे एग्जाम्पल में कितने महीने का लिखा है मैंने? बस ये कैसे निकालते हैं ये सीख लो आप, बाकी तो कोई ज्यादा बड़ी गेम है नहीं इसमें। कह रहे सर इसको निकालने के 3 अल्टरनेट बताए गए हैं। अब आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन 1, क्वेश्चन में ऑप्शन 1 है, या क्वेश्चन में ऑप्शन 2 है, या क्वेश्चन में ऑप्शन 3 है। 3 ऑप्शन हो सकते हैं।
ऑप्शन वन कैसे निकालें? कह रहे सर ऑप्शन वन ये कहता है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आप एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालिए। ऑप्शन टू हो सकता है क्वेश्चन में ये लिखा हो ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। आप लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे निकालिए। और तीसरा ऑप्शन ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल। हम लोग सेल को टर्नओवर कहते हैं, टर्नओवर। तो इसलिए हो सकता है वो ये बोल दे कि टर्नओवर के बेस पे निकालो। तो तीनों बड़े आसान तरीके हैं, कोई ज्यादा दिमाग वाला काम है नहीं इसके अंदर। तो पर पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन में कि उसने एवरेज प्रॉफिट के बेस पे कहा है या उसने किस पे कहा है, लास्ट ईयर प्रॉफिट के, या उसने किस पे कहा है, टर्नओवर। अब हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। पहले ऑप्शन वन क्या है, कैसे निकालते हैं, लिखिए। आप एक क्वेश्चन लिखिए। ए बी सी तीन पार्टनर है, 5:3:2 इनकी रेशो है। बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज ऑन 31 मार्च 2024। ये बैलेंस शीट की डेट है कि जिस डेट पे उसकी लास्ट बैलेंस शीट बनी थी, ये उसको बता रहा है इस डेट पे मेरी लास्ट बैलेंस शीट बनी थी। उसका लिखिए बी डाइड ऑन 31 अगस्त 2024। अभी तुम मेरे को बता सकते हो कि बैलेंस शीट बनने के कितने महीने बाद उसकी डेथ हो गई? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 5 महीने बाद उसकी डेथ हो गई। तो 5 महीने के प्रॉफिट में वो हिस्सा मांगेगा। अब उसके बाद क्वेश्चन में मुझे दे रखे हैं कुछ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। ऐसे लिखिए ईयर, ऐसे लिखिए प्रॉफिट। ईयर पहला दे रखा है 23-24, 22-23, 21-22, 20-21। ये प्रॉफिट है मेरे पास 3 लाख रुपए, ये प्रॉफिट है 2 लाख रुपए, ये प्रॉफिट है 4 लाख रुपए, और ये प्रॉफिट है 1 लाख। और क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है फाइंड आउट बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन करंट ईयर। हो सकता है क्वेश्चन इतना ही एग्जाम में आपके सामने देखने को मिल जाए कि आप मुझे सिर्फ बी का शेयर निकाल के दिखा दें। वैसे इतना ही क्वेश्चन आता है तो ये 1 मार्कर होता है, ठीक। फाइंड आउट बी शेयर ऑफ प्रॉफिट इन करंट ईयर ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। समझ आ गया? चलो अब क्या करना है क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताओ। 12th के बच्चे हो, 4 दिन बाद बोर्ड का पेपर है, कोई घटिया आदमी ये तो नहीं पूछेगा कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। पता नहीं इतने पैदल हो तो कह नहीं सकता, ठीक है। इसमें बैच में ऐसे पैदल इन चारों का टोटल डिवाइडेड बाय क्या, 4। कोई करना ठीक नहीं है वैसे तो, पर ठीक है, अब बच्चे देखते हुए डिसीजन लेना पड़ रहा है। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालिए, क्या एवरेज प्रॉफिट है कितना। तो इन सबका टोटल करें तो 10 लाख होता है। 10 लाख डिवाइडेड बाय 4, तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया, 4 लाख। यानी कि अगर वो एवरेज प्रॉफिट के बेस पे कह रहा है तो पहला टारगेट है कि एवरेज प्रॉफिट निकालना। तो एवरेज प्रॉफिट आपने निकाल लिया। अब इसके बाद आपको सिर्फ ऐसे लिखना है बीज शेयर इन प्रॉफिट। 2,50,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5। आपको पता है 5 महीने का प्रॉफिट निकालना था क्योंकि 5 महीने बाद डेथ हो गई थी 31 अगस्त का। इसको ब्रैकेट में क्लोज करना है और आपको पता है कि जो प्रॉफिट आएगा उसमें बी का शेयर कितना था, 3/10। इसे सॉल्व कर लो आप, कितना आ रहा है इसे, ये लीजिए बी का शेयर आ गया।
तो बिल्कुल सीधा सटीक सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ उन बच्चों को परेशानी होती है जो जिनका कंसंट्रेशन खराब है, जिन्होंने कभी पढ़ने की आदत ही नहीं डाली, तो उन्हें छोटी छोटी कंफ्यूजन हो जाती है। बोलो समझ में आया पॉइंट? तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, लेकिन अगर एग्जामिनर इसको 3 नंबर का क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो इसमें एक चीज और ऐड कर सकता है। क्या? पास जर्नल एंट्री। क्या आप मुझे इसकी जर्नल एंट्री भी करके दिखाओ। अब अगर उसने ये एंट्री करने को कह दिया तो अभी क्वेश्चन कितने नंबर का हो जाएगा? 3 नंबर का हो जाएगा। अब जर्नल एंट्री कैसे करते हैं उसका भी जवाब सुन लो आप। पहले मैं रुक जाता हूं क्योंकि थोड़े से आज वीक स्टूडेंट बैठे मेरे सामने, तो देखें जरा कुछ पॉइंट रिपीट करना चाहें, कोई बात समझ में नहीं आई, या वो वीक ये कह रहे हैं कि कॉपी ही करते रह गए हम पूरे साल की तरह, आज भी कॉपी करा, समझ हमें कुछ नहीं आया। ऑप्शन 1, आ सकते हैं। वो ये भी कह सकता है कि 13 जून को रिटायर हुआ। अभी मैंने कल परसों एक टेस्ट लिया है, उसमें मैंने 24 अगस्त को रिटायर किया था, तो नंबर ऑफ डेज निकालने पड़ जाएंगे। पर वो इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, मतलब आप बिगिनिंग में बैठे हो तो इंटेलिजेंट तो बात नहीं कर सकते। और सीबीएसई अगर कोर पकड़ लिया इसको उसने, मतलब अगर वो टिपिकल क्वेश्चन उठाएगा तब करेगा वो ऐसा, अगर वो टिपिकल नहीं उठाएगा तो ऐसा नहीं कर सकता। वैसे डेथ ऑलरेडी थोड़ा टिपिकल होता है क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड होता है। जैसे आप लोग को फ्लो में करने के आते हैं, डेथ के क्वेश्चन में फ्लो नहीं मिलता, तो इसलिए डेथ में वो ऐसे ज्यादातर पॉइंट रेस करता नहीं है। अगर आप एडमिशन में कहोगे वो क्रिटिकल पॉइंट डाल सकता है, रिटायरमेंट में क्रिटिकल पॉइंट डाल सकता है क्योंकि वो फ्लो वाले क्वेश्चन है, उसमें ब्रेक लगाने के लिए वो कहीं कहीं पॉइंट घुसा देता है। डेथ टोटली उस बच्चे के लिए है जो पढ़ के मीनिंग निकाल के फिर सॉल्व करता है, इसलिए डेथ के क्वेश्चन में फ्लो नहीं मिलता। तो इसलिए जो बच्चे क्यों डरते हैं डेथ के क्वेश्चन से? क्योंकि वो पढ़ना पसंद नहीं करते, पढ़ते हैं तो मीनिंग निकालना पसंद नहीं करते, इसलिए उन्हें डेथ का क्वेश्चन डराता है थोड़ा सा। तो ऐसे बच्चों के साथ गड़बड़ हो जाती है जो फ्लो में नहीं पढ़ पाते। स्टेप बाय स्टेप जिनको करने की आदत है, इसमें स्टेप नहीं होते, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें समझना होता है। सबको क्लियर है? अब सवाल ये उठता है कि आखिर जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। अब जर्नल एंट्री का भी जवाब सुन लो आप। रिटायरमेंट में ऐसा कहते हैं कि 3 पार्टनर थे ए बी सी, जैसे मैंने कहा अभी मैंने इनकी क्या रेशियो एज्यूम की थी? 5:3:2। मैंने इनकी ये रेशियो एज्यूम की थी। इसमें मैंने बी को कर दिया रिटायर, या बी की हो गई डेथ। रिटायरमेंट डेथ एक ही बात है क्योंकि रेशियो में सब चीजों में सेम रहता है। बताओ कौन कौन पार्टनर बचा? ए और सी। अब क्वेश्चन सिर्फ इतना बोले कि ए बी सी 3 पार्टनर है, बी रिटायर हो गया और चुप हो जाए, इसके बाद कुछ ना बोले, और वो आपसे कहे कि न्यू रेशियो बताओ क्या है। तो न्यू रेशियो हम ऐसे निकाल लेते हैं 5 और क्या 2, तो ये मैं लिख दूंगा कि न्यू रेशियो 5:2 है। हो सकता है जब एग्जाम में आप क्वेश्चन करें तो आपका सामना ऐसे हालात से हो जाए कि न्यू रेशियो क्या होनी चाहिए? 5:2, और न्यू रेशियो है भी क्या? 5:, ऐसा हो जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है क्या कि आप कह रहे हो कि न्यू रेशियो 5:2 होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में आपका सामना ऐसे हो गया कि ए और सी ने डिसीजन लिया है कि अब फ्यूचर में उनकी रेशियो 1:1 होगी। क्या होगी? ऐसा भी हो सकता है। अब हम तो चाहते हैं कि ये हो, पर वो कह रहा नहीं है, तो कह रहा सर अपने बच्चों को ट्रेंड करो, और आखिरी बार ट्रेंड कर रहे हो, आज के बाद हम इस बात पे कभी बात नहीं कर पाएंगे, तो आखिरी बार ट्रेंड करो कि जब जर्नल एंट्री करने बैठे डेथ के क्वेश्चन में प्रॉफिट के हिस्से की, तो वो देखे कि हालात ऐसे हैं या फिर हालात, अगर हालात ऐसे हैं तो ऐसे केस में एंट्री होती है जो 20 शेयर प्रॉफिट आपने कितना निकाला है? 31,250। ऐसे केस में एंट्री होती है P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 31250, 31250, अगर ऐसे हालात हुए तो। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसे हालात बना दिए उसने, तो फिर ऐसे केस में आपको एंट्री करनी पड़ेगी एज अकाउंट डेबिट, टीज अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखना कि अमाउंट तो बी का उतना ही है, लेकिन वो अमाउंट इन दोनों में गेनिंग रेशियो में बटेगा। और इस क्लास में सभी होशियार बच्चे ही बैठे हैं, तो गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला उन सबको आता होगा, फिर भी मैं उन होशियार बच्चों के लिए लिख देता हूं न्यू रेशियो माइनस ओल्ड। अगर किस्मत अच्छी रही और दोनों का आंसर पॉजिटिव आ गया तो ये गेनिंग पार्टनर माने जाएंगे,
और किस्मत खराब हुई आपकी और अगर इनमें से एक भी नेगेटिव आ गया तो वो क्या माना जाएगा, और वो सबसे टिपिकल क्वेश्चन होगा, क्योंकि इस क्लास में बैठा हुआ कोई भी बच्चा फिर उसमें अमाउंट नहीं भर पाएगा, आई गारंटी। ठीक है, क्योंकि ये मेन पॉइंट है, वो यहां मारेगा लाके, अगर उसने पटका ना तो यहां पटकी दे देगा। और पैदल है सारे, नहीं जानते आंसर क्या होगा, कि अगर यहां मैं निकाल रहा हूं और एक भी सैक्रिफाई आ गया, अब उन्हें अमाउंट भरने नहीं आता। क्यों? कंसेप्ट पे पढ़ने वाला बच्चा, क्योंकि कंसेप्ट पे अगर पढ़ने वाला बच्चा होगा वो 2 मिनट में बोल देगा सर कि ऐसा किसी भी चैप्टर में हो, चाहे वो चेंज इन पीएस सर, चाहे रिटायरमेंट, चाहे एडमिशन, जब तक फर्म की गुडविल आपके हाथ में आ जाएगी तब तक अमाउंट भरना इंपॉसिबल है। अब बात तो इतनी सी है, लेकिन अब करें क्या कि बच्चा ही अब नहीं समझ रहा, वो नहीं दिमाग में लगा रहा, तो गया। अब एग्जाम में ये बात याद आ गई तो बच गए, वरना गए। तो फिलहाल देखो आपकी किस्मत अच्छी है खराब, देखते हैं। ए न्यू रेशो क्या है? किस्मत बहुत अच्छी है आपकी, ये बेचारा 0 ही आ गया। बी सी इसकी है 2/3, तो खाली गेनिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे? सी। तो बताओ यहाँ एंट्री में ए आएगा क्या? अब तो एंट्री सिर्फ क्या हो जाएगी? सीज अकाउंट डेबिट टू ए। ये लीजिए साहब, अब ये क्वेश्चन 3 नंबर का हो जाता है, और अगर इसी क्वेश्चन के अंदर वो नेगेटिव ले आया तो यही क्वेश्चन 4 नंबर का हो जाएगा। तो 1, 3, 4 तीनों कैटेगरी मैंने समझा दी, वो कैसे प्लानिंग करता है कि कहां मुझे क्या पूछना है। ये बताओ जर्नल एंट्री आंख बंद करके ये करनी होती है क्या? नहीं। ये जो बड़ी जल्दी बोलते हैं ना कि बच्चे कि ये एंट्री होगी, तो मेरे हिसाब से गड़बड़ है। तेरी जिंदगी में दुख के अलावा कुछ और है? पानी दे दे भाई, ये लड़का मेरी समझ से बाहर, मैं इसे कभी कुछ कराना भी चाहूं नहीं करा सकता, क्योंकि भरा हुआ है पहले से, इसमें और क्या भरूंगा मैं। स्टूडेंट को सीखने के लिए खाली होना बहुत जरूरी है, वो भी एग्जाम से ठीक पहले। और टॉपिक डेथ ऑफ पार्ट, पता है क्यों ये भरा हुआ है? ये इसे पहले से आया, चलो मैं देख लेता हूँ, रिवीजन कर लूंगा, मुझे आता तो है, क्योंकि ये सोच के बैठा है, तो डेफिनेटली कोई हल्का सा पॉइंट इधर उधर कर दिया इसने, गया इसके हाथ से क्वेश्चन। आप मुझसे लिखवा लो, मैं बोलना नहीं चाहता कि बोर्ड में से कितने नंबर आएंगे, अभी डैम श्योर बता दूंगा उतने ही आएंगे इसके, तो उससे ऊपर 1 नंबर फालतू ला के दिखा दे, नहीं ला पाएगा भाई। नंबर लाने के लिए ना बच्चे की शक्ल दूसरी होती है। पर चलो मैं क्यों इस क्लास में आखिरी बार झेल दो भाई, मैं बड़े पेशेंसफुली आया हूँ क्लास के अंदर कि आज मैं मूड खराब नहीं करूंगा अपना। और तू जा पीछे बैठ जा जाके, तो थोड़ा तू आगे बैठ के हरकतें करेगा, मेरी शक्ल तेरे पे आ जाएगी, मैं फिर देखूंगा, फिर परेशान हो जाऊंगा। बहुत आराम से आया हूं मैं क्लास के अंदर कि यार मुझे मेरा काम करने दिया जाए, वो करने नहीं दे रहा। मैं इसलिए कई बच्चों को इग्नोर मार रहा हूँ इस टाइम यहाँ पे, वो आज भी उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो बात नहीं है जो होनी चाहिए बोर्ड से ठीक पहले। चलो, तो फिलहाल ऑप्शन 1 देखो सारे। अब ये बताओ ऑप्शन 1 क्लियर है आप सबको? ऑप्शन 1 ऑन द बेसिस ऑफ क्या? एवरेज प्रॉफिट। ऐसे निकालते हैं एवरेज, पहले प्रॉफिट फिर जर्नल एंट्री, क्या करना 2 मिनट का काम है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन 2 में आ जाओ, ऑन द बेसिस ऑफ क्या है? लास्ट ईयर प्रॉफिट। लिखो ऑन द, वो कहेगा तो मैं करूंगा बस, और कुछ नहीं करेगा। हमें कोई में यार लॉजिक क्या है, वो कहेगा 5 जर्नल एंट्री हमने कर दी, पैसे मिल गए, खत्म कहानी। अब लॉजिक बैठेगा जानने, तो 4 दिन बाद पेपर है तेरा। देखो ऑप्शन 2, ए बी सी 3 पार्टनर है, 2:2:1 की रेशियो है। बैलेंस शीट की जो डेट है वो 31 मार्च 2018 है, और क्वेश्चन में लिखा है सी डाइड ऑन 1 नवंबर 2018। He died on 1 नवंबर 2018। और मुझे प्रॉफिट गिवन है पिछले कुछ सालों के, ईयर प्रॉफिट 17-18 2 लाख, 16-17 1 लाख, नेगेटिव है ये। इसके बाद 15-16 3 लाख, इसके बाद 14-15 2 लाख,
ये पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट मुझे गिवन। फाइंड आउट C's share in current year profit on the basis of last year profit. Find out C's share in current year profit on the basis of last year profit. Last year profit को वो previous year profit भी कह सकता है। लास्ट ईयर प्रॉफिट को क्या बोल सकता है? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। अगर मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर रोक देता हूं तो ये 1 मार्कर बनता है। कितना बनता है? और अगर मैं इसमें जलेंट्री पूछ लेता हूं तो ये 3 मार्क, और अगर जलेंट्री मैंने एक नेगेटिव कर दिया गेनिंग रेशो तो ये 4 मार्कर बनता है। ऐसे रेंज पकड़ता है ये क्वेश्चन। अब ये बताओ कि लास्ट ईयर प्रॉफिट बोल रहा है, इनमें से लास्ट मतलब होता है लेटेस्ट ईयर। कौन सा लास्ट ईयर रहा है? ये है लेट। तो अब तो एवरेज भी मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, तो इनमें से कुछ नहीं करना, इस प्रॉफिट को उठा लो 2 लाख और ऐसे लिखो आंसर। लिखो सीज शेयर इन प्रॉफिट इक्वल टू 2 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू कितने महीने का प्रॉफिट निकालना है, कितने महीने बाद डेथ हुई है उसकी, तो इंटू 7। इसको ब्रैकेट में कवर करो और सी का शेयर कितना था? तो सिंपल, कुछ है तो है नहीं इसके अंदर, इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आता है देखते हैं। 2 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 7 और इसका 1/5 किया तो 23,333। 23,333। ज्यादा स्पीड से नहीं पढ़ा रहा, बिल्कुल उतना पढ़ा रहा हूं कि आप बच्चों को चाहिए होगा अपने मतलब की चीज ले ही लेगा। ये 1 मार्कर क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन में कह दूं पास जर्नल एंट्री, तो बताओ जर्नल एंट्री करने के लिए आप क्या देखेंगे? जर्नल एंट्री करने के लिए मैं ये देखूंगा ए बी सी 2:2:1 की रेशो है, टी रिटायर हुआ है। बताओ तुम्हारे हिसाब से न्यू रेशो क्या होनी चाहिए? 2:2 यानी कि 1:1। मान लो 1:1 ही है, होनी भी यही चाहिए और है भी यही। साइलेंट है तो मैं 1:1 ही मानूंगा। अगर यही है तो आपकी एंट्री क्या होगी? और अगर क्वेश्चन ये कह दे कि नहीं जी जो इनकी जनरल एंट्री है न्यू रेशो है वो ए और बी की अब चेंज हो गई, वो रेशो है 2:3, अब न्यू रेशो ये हो गई है, तो क्या अब भी आप वही वाली जनरल एंट्री करोगे? अब कौन सी करोगे आप? गेनिंग टू सेकंड करो एंट्री। ये वाली एंट्री मैं कर देता हूं, आप ये वाली करो। 2 मिनट का टाइम देता हूं। ये वाली एंट्री घटिया है, इसके कोई खास वैल्यू नहीं है, लेकिन ठीक है, हो सकता है एग्जामिनर यही पूछ ले आपसे। पेपर कोई बहुत ज्यादा हाई फाई तो बनने वाला नहीं है। आप ये वाली एंट्री करो इसमें। अब इस एंट्री को करने के लिए मुझे पहले क्या निकालनी पड़ेगी? गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो का मैं एग्जाम में सीबीएसई में पहले फॉर्मूला लिखूंगा, न्यू रेशो माइनस, आपको शायद थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा जब मैं फॉर्मूला लिखता हूं, आप नहीं लिखोगे उसके मार्क्स कटेंगे आपके। तो ए लिखा मैंने 2/5 माइनस, तो अगेन ये 0 आ गया। बी लिखा मैंने 3/5 माइनस 2/5, तो 1/5, तो 0 आ गया तो खत्म कहानी। तो बीज अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? सीज अकाउंट। आपके पास एंट्री क्या रह गई? 23,333। किस्मत यहां भी आपकी अच्छी थी कि नेगेटिव नहीं आने दिया उसने। तो जो जनरल एंट्री है उस पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आपके ग्रिप में रहेगा। एक बार देखो, कोई ऐसा स्टूडेंट क्लास में जो ये कह रहा हो कि सर मुझे ऑप्शन 2 से समझ नहीं आया, बताओ ये पूरा टॉपिक कहां पर बेस्ड है? पूरा टॉपिक डेथ पे। डेथ में वो करंट ईयर में प्रॉफिट में हिस्सा निकालने में बच्चा परेशान होता है, जिससे आप डरते हो, जिससे क्वेश्चन का आपके बच्चे यहाँ जो बैठे हैं वो इसीलिए बैठे हैं। तो इस मैंने पहले बोला डेथ को है इजी चैप्टर,
लेकिन उन स्टूडेंट को इजी है जो पढ़ के सेंस निकाल के पेशेंस से पढ़ते हैं, उनके लिए नहीं है जो भगड़ धगड़ धगड़ मचा रखी है, वो फिर तो गया उनका। अब बताओ एवरेज प्रॉफिट से कैसे निकालते हैं, आपके दिमाग में बात बैठ गई? लास्ट ईयर प्रॉफिट से कैसे निकालते हैं, आपके दिमाग में बात बैठ गई? अब ये दिमाग में बैठाओ ऑन द बेसिस ऑफ क्या टर्म, इसमें कैसे निकालते हैं। इसमें क्वेश्चन है, बहुत एक्सपेक्टेड है इस बार, बहुत एक्सपेक्टेड है। हो सकता है कि सीबीएसई वो क्वेश्चन आपसे इस बार पूछ ले, लेकिन ऐसा वो जब ही करेगा जब उसे लगता है कि मैं इस चैप्टर से कुछ अच्छा पूछूं, और अगर उसे लगा कि नहीं मैं इस चैप्टर से अच्छा नहीं पूछूंगा तो वो इन दो को रखेगा एग्जाम में, शायद सेल को। हालांकि सेल का भी इजी होता है बट सेल का एक एडवांस है, तो पहले आपको इजी दिखाता हूं कि सेल का होता है क्या है बेसिकली। तो ऑप्शन 3 में प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, लिखिए आप लिखिए ए बी सी 3 पार्टनर है और 3:2:1 इनकी रेशो है, और जो हमारी बैलेंस शीट की डेट है, हमारी बैलेंस शीट 31 मार्च 2025 को क्लोज हुई है। तो बताओ मेरा जो प्रीवियस ईयर रहा होगा, जिस डेट की बैलेंस शीट है, वो मेरा प्रीवियस ईयर क्या रहा होगा? 24-25। ये प्रीवियस ईयर की सेल बता रहा है आपको, और ये कहता है कि पिछले साल मैंने 3 लाख रुपए की सेल की थी। जो पिछले साल जो बैलेंस शीट जिस डेट की बनी है, यहीं तक की वो सेल बताता है आपको, पिछले साल की सेल। और पिछले साल इस 24-25 का ही वो आपको प्रॉफिट भी बताएगा। प्रीवियस ईयर जो कि 24-25 था, उस साल हमने प्रॉफिट कमाया, और हमने प्रॉफिट कमाया है 60,000 रुपए। तो ये डाटा जरा ध्यान से देखो कि सेल के अंदर ये ईमानदारी से वो काम करता है कि जिस साल की बैलेंस शीट बनी थी उसी साल की सेल और उस साल का प्रॉफिट ईमानदारी से बता देता है। फिर क्वेश्चन की शुरुआत में फिर वो ऐसे बोलेगा कि बी डाइट ऑन 30 जून 2025, कि बी की डेथ हो गई 30 जून 2025 को। ठीक है, अब मुझे ये बताओ बैलेंस शीट बनने के कितने महीने बाद उसकी डेथ हो गई? 3 महीने बाद। अब ये 3 महीने का प्रॉफिट हमसे मांगने की कोशिश करेगा, तो क्या करेगा कि आपको 3 महीने बिजनेस किया है तो 3 महीने की सेल बता देगा आपको। अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, तो ऐसे लिखो 3 मंथ सेल। 3 महीने में 70,000 रुपए की सेल हुई है। बात समझ में आ रही है आपको? 3 महीने का उसने क्या बता दिया हमारे को? सेल। एक बार क्वेश्चन सीधा डाटा बताते, पढ़ना आना चाहिए बस। आप पढ़ना नहीं जानते तो फिर कैसे पता लगाओगे कि ये सेल 3 महीने की? क्लियर मेंशन करता है, कोई जादुई लैंग्वेज नहीं लिखेगा, साफ सुथरे शब्दों में लिखता है। पेशेंस वाला बच्चा चलेगा, हफड़ा दफड़ी जिसका दिमाग एग्जाम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा, जिसका ध्यान दूसरे की लिस्ट पे है, जिसका ध्यान इस बात पे है वो शीट पे शीट मांगे जा रहा है, जिसका ध्यान इस बात पे है कि वो क्या कर रहा है, वो उसके लिए नहीं है ये, वो उसे लैंग्वेज ही समझ नहीं आएगी। जो कॉन्सेंट्रेट कर रहा है उसे वो क्लियर बताता है, कोई धोखेबाजी नहीं करता, कोई चालाकी नहीं दिखाता एग्जाम में। और आपके सामने भी क्वेश्चन दिखाने से पहले डाटा लिखा जा रहा है, ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूं कि ये एक एक लाइन को यूं उड़ा देंगे तो उससे अच्छा इनसे एक एक लाइन लिखवाई जाए, ताकि ये समझें कि हर लाइन का मीनिंग है। तभी आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं। तो 3 महीने की सेल हमें बता दी है, हमें पता लगाना है 3 महीने का प्रॉफिट। तो यहां लिखो 3 मंथ्स प्रॉफिट हमें गिवन नहीं होगा। अगर वो मुझे 3 मंथ्स का प्रॉफिट बता दे तो फिर तो काम बन ही जाएगा। समझ में आ गया? अब कैसे निकालते हैं उसे सुनो ध्यान से, बड़े आराम से, क्योंकि ये वो क्वेश्चन नहीं है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। ये क्वेश्चन तो बेसिक क्वेश्चन है, मतलब पूरी बुक में छपा हुआ है, प्रैक्टिस में नहीं आएगा ये। ठीक, अब वो कहता है देखो सर 2 रास्ते हैं, आपके पास बच्चा कौन सा है? हमने कहा बहुत बेकार, आते ही नहीं सारे कुछ। कह रहा तो आराम से समझाना, क्योंकि बेकार बच्चा है तो बातों में आ सकता है एग्जामिनर की बड़े आराम से। चालाक बच्चा होगा तो कंसेप्ट जानता है तो उसे ये बातें हिला नहीं पाती। लेकिन अगर बच्चा आपका थोड़ा सा भी डरा हुआ है, डाइसी माइंड है या डिस्ट्रैक्टेड है, तो वो नहीं कर पाएगा। उसे समझाओ कि बेटा एक काम करो, आप 3 महीने का प्रॉफिट 2 रास्ते से निकाल सकते हो।
आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। अल्टरनेट 1 ऐसे भी निकाल सकते हो। बताओ 3 महीने में आपने कितनी सेल की है, ऐसे। तो जो 3 महीने की सेल की है उसको प्रीवियस ईयर की सेल से डिवाइड कर दो और उसे मल्टीप्लाई कर दो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट से, सॉरी हाँ, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ये सबसे घटिया तरीका होता है, पर ये उस समय तीर निकालते हैं हम लोग जब हमें पता होता है बच्चा पैदल बैठा है हमारे सामने, कह रहे हैं इसमें धोखा नहीं होगा उसके साथ। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा अल्टरनेट 2 है, ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों अल्टरनेट बताओ। क्या? उससे कहो कि बेटे काम कर कि क्या तू ये पता लगा सकता है कि पिछले साल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या थी। तो वो नालायक है तो उसको लिखवाओ कि पहले वो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लिखे, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की सेल लिखे, इनटू 100 कर ले। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना था, 60,000। प्रीवियस ईयर की सेल कितनी थी, 3 लाख, इनटू क्या कर दे, 100। पिछले साल आप 20% प्रॉफिट कमाते थे और ये प्रॉफिट 3 महीने की सेल से मल्टीप्लाई कर दे, प्रॉफिट आ जाएगा, यानी कि 70,000 रुपए का 20% निकाल दे। तो 3 महीने का प्रॉफिट बताओ कितना आ जाएगा। और अगर वो थोड़ा नालायक डरपोक टाइप है तो उसे ये कहो कि सेल लिख ले, ऐसे पिछले साल की सेल से मल्टीप्लाई कर दे, कर दे, परसेंटेज तेरे बस की नहीं है। इसे भी सोल्व करके देख लो, 70,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 60,000। तो ये भी सोल्व करके कितना आ रहा है, 40। रास्ता दोनों है, चाहे परसेंटेज निकाल के ऐसे निकालो चाहे वैसे निकालो, दोनों रास्ते में से जैसे मैंने आंसर सेम आएगा। अब कोई कंफ्यूज हो रहा है तो डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग इस बात से। कोई स्टूडेंट कंफ्यूज है क्या? अब स्टूडेंट कहता है सर जब आपके पास ये अल्टरनेट था तो आप मुझे ये बताते ही क्यों, ठीक है। तो मैंने उसे एक बात समझाई, मैंने देख मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं परसेंटेज वाली कि कभी कभी एग्जामिनर एक धोखा देगा, पहले एक बार आप देख लो तसल्ली से, बदला मैं आज भी कुछ तेज पड़ा गया धोखा। और ऐसा ना हो कि मेन कंसेप्ट आया तू चली जाए, बाकी तेरी मर्जी है तू चली जा, मुझे मैं आजकल किसी को क्यों रोकूं। देखो जरा ये परसेंटेज देख रहे हो आप, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि पिछले साल का प्रॉफिट नहीं बताएगा आपको, यानी कि क्वेश्चन से ये चीज उड़ा देगा और पिछले साल की क्या बता देगा, सेल बता देगा, और आपको यहां लिख देगा ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन क्या, सेल। सीधे ही परसेंटेज बता देता है। तो अगर उसने सीधा परसेंटेज निकाल दी तो फिर क्या आप ये वाला अल्टरनेट यूज कर पाओगे, ये वाला बता ही ना वो पिछले साल का प्रॉफिट। इसलिए मैंने वो अल्टरनेट बताया कि केवल परसेंटेज बताया तो सीधा मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास हिस्सा आ जाएगा। और ये बताओ ये तुमने 3 महीने का प्रॉफिट निकाला है या सीधा जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका शेयर निकाल दिया? 3 महीने का प्रॉफिट निकाला है आपने, अभी शेयर कहां निकाला है इसके अंदर, बी डेथ हुई है तो बी का शेयर निकालो इसके अंदर, 14 बी शेयर इन प्रॉफिट इक्वल टू 14,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2। सॉल्व करके अमाउंट आ रहा है 4,667। अभी मेरे को ये बताओ अगर यहां तक है तो क्वेश्चन 1 मार्कर है, और अगर उसने इसकी जनरल एंट्री पूछ ली तो और नेगेटिव आ गई तो ऐसे क्वेश्चन बढ़ता है ये धीरे धीरे, जरा से पॉइंट को लेके भागता है। चलिए मैं मेन पॉइंट करा देता हूं जिसके लिए मैं चाह रहा था कि मुझे लग रहा है कि एग्जाम में आ सकता है, सेल के ऊपर। लिखिए आप क्वेश्चन लिखिए, ए बी सी 3 पार्टनर, 5:3:2 इनकी रेशो है, और जो बैलेंस शीट की डेट है वो 31 मार्च 2018 है। बी डाइड ऑन 24th of June 2018, कि बी की डेथ 24 जून 2018 को हो गई। उसके बाद लिखो आप, सिंपल बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर से 6 लाख रुपए,
और लिखो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। चलो क्वेश्चन थोड़ा इजी कर लो, 24 जून की जगह 30 जून लिख लो आप। नहीं तो पता चला कि एक ही क्वेश्चन में मैंने सारे तीर चला दिए, तो ऐसी क्लास है नहीं। 30 जून को मार देते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर सेल लिखो और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लिखो, 1,20,000। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बार बार करके जाना, बार बार करके जाना है, ठीक है। और ये है भी 3 नंबर का, 3 से कम में आएगा भी नहीं, ये 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं है ये। अब क्वेश्चन के अंदर वो ये कहता है कि सर करंट ईयर में हमने ये देखा कि जो हमारी सेल है वो 20% अपवर्ड ट्रेंड में है। अपवर्ड ट्रेंड मतलब करंट ईयर में हमने ऐसा देखा कि पिछले साल के मुकाबले हमारी सेल 20% ज्यादा हो रही है। अपवर्ड ट्रेंड बोलते हैं इसको। अब क्यों है अपवर्ड ट्रेंड में? डिमांड है हमारी, ठीक है। और हमने ये देखा कि करंट ईयर के अंदर जो हमारा प्रॉफिट है वो 2% डाउनवर्ड ट्रेंड में। मतलब हम सेल इसलिए बढ़ा पा रहे हैं कि शायद हमने अपना प्राइस कम किया होगा तो प्रॉफिट हमारा कम हो गया, लेकिन सेल इंक्रीज हो गई। ये करंट ईयर में हालात बने हुए हमारे। और मुझसे ये कहा जाता है इस क्वेश्चन के अंदर, फाइंड आउट बीज प्रॉफिट, फाइंड आउट बीज शेयर इन प्रॉफिट। और यहां पर ही क्वेश्चन खत्म होगा। ये बेस्ट क्वेश्चन। अच्छा, जरूरी नहीं है कि दोनों बातें बोले, कि ये भी बोले और ये भी बोले। हो सकता है प्रॉफिट के बारे में कुछ ना बोले, और हो सकता है कि प्रॉफिट के बारे में बोले, सेल के बारे में कुछ ना बोले, और ये भी हो सकता है कि दोनों के बारे में बोले। तो मैंने बेस्ट क्वेश्चन सिलेक्ट किया है कि बच्चा आराम से तसल्ली से एक बार देख ले इसे क्या है। इस क्वेश्चन की पहचान क्या है? इस क्वेश्चन की पहचान ये भी बताई जाती है कि सर बताओ कितने महीने बाद मर गया? 3 महीने बाद। 3 महीने की सेल देखो नहीं बता रहा आप, जबकि ऐसे क्वेश्चन में वो सेल बताता है। जैसे अभी आपने पिछला क्वेश्चन सिंपल किया, उसने आपको 3 महीने की सेल बता दी। अब वो 3 महीने की सेल कर गया गायब। अब करो आप क्वेश्चन। धोनी जी अटेम्प्ट कीजिए आप, जैसे हमारे बीच एक धोनी जी थी। ये होता है पूरी क्लास। एक बात ध्यान समझो, ऐसे क्वेश्चन के अंदर मेरे सामने पहला टारगेट क्या है कि मैं 3 महीने की सेल पता लगाऊं, क्योंकि जब तक मेरे हाथ में सेल नहीं आएगी मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। तो क्या करना है, सुनो ध्यान से। बहुत इजी है, लेकिन याद रह जाए तो। एग्जामिनेशन हॉल में आपको याद आ गया तो इजी है, नहीं आया तो आपकी पूरे साल की मेहनत दांव पे लगी हुई है। मुझे बताओ पिछले साल की सेल कितनी थी? और ये 12 महीने की सेल है। अगर वो पूरे 12 महीने जिंदा रहता तो क्या इस साल की सेल भी 6 लाख होती या ज्यादा होती? क्योंकि आप कह रहे हो कि सेल अपवर्ड ट्रेंड में। तो कोई मुझे बताओ इस साल अगर वो 12 महीने जिंदा रहता तो सेल कितनी कर देता? ये बात है। तो 6 लाख का 20%, 1,20,000 वो इसमें जोड़े तो इस साल 12 महीने की सेल 7,20,000 रुपए होती। ये बात सही है। बताओ ये कितने महीने की सेल निकाली तुमने? 12। कर 12 महीने जिंदा रहा वो? नहीं। कितने महीने जिंदा रहा? 3। तो मैं इसे डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 कर दूंगा, मेरे पास 3 महीने की सेल आ जाएगी। तो पहले तो ये समझो कि 3 महीने की सेल निकालना ट्रेंड था आपका। अगर ऐसे क्वेश्चन में वो आपके हत्थे नहीं चढ़ा तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। तो मैंने ये लिखा 3 मंथ सेल इक्वल टू, तीन महीने की सेल 1,80,000 रुपए। अब दूसरी बात करते हैं। आप ये बताओ, इसने पिछले साल का आपको प्रॉफिट बता रखा है, और पिछले साल का प्रॉफिट पिछले साल की सेल से पिछले साल का परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल सकते हो। पिछले साल का प्रॉफिट बताओ कितना आ रहा है? 20%। 1,20,000 डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100। अब वो कह रहा है इस साल प्रॉफिट 20% तो नहीं होगा, क्योंकि वो 2% प्रॉफिट क्या हो गया है? कम। तो इस साल का प्रॉफिट कितना हो गया? 18%। आप इसका 18% कर दो, 1,80,000 का 18%। अब अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपके पास 3 मंथ्स प्रॉफिट निकल आएगा। ये 3 महीने का प्रॉफिट निकल के आ जाता है।
32,400, और इस 32,400 में आप बी का शेयर निकालोगे, तो लिखो बीज शेयर इन प्रॉफिट इक्वल टू 32,400 डिवाइडेड बाय, क्या रेशो थी इनकी, 9720। अब हो सकता है वो इसकी जर्नल एंट्री भी पूछ ले, और जर्नल एंट्री में होता है कोई नेगेटिव भी आ जाए, वो हालात तो सभी में बने, इसके चांस इस बार ज्यादा है। ऐसा कोई क्वेश्चन के साथ छेड़ाखानी करेगा, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जिन बच्चों का फोकस हिला हुआ उनके लिए ये मुसीबत है। अब पहले इधर आओ, मेरे साथ बात करो आके, ये लो, यहां से हमने शुरुआत की थी ये कि रिटायरमेंट में और डेथ के क्वेश्चन में फर्क कहां होता है, कहां से ये कहानी बिगड़ जाती है। तो रिटायरमेंट में हम ये पॉइंट क्यों नहीं करते, क्योंकि वो जिस डेट की बैलेंस शीट होती है उससे भी क्या हो जाता है, इसलिए वहां ये पॉइंट उठता है। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं कि अगर वो कहते 30 जून को रिटायर हुआ तो रिटायरमेंट में भी पॉइंट उठ जाएगा ये वाला, और उसमें भी प्रॉफिट तीन तरह से निकलेगा, या तो एवरेज के बेस पे, या लास्ट ईयर के बेस पे, या टर्नओवर के बेस पे। इसलिए ऐसा कोई दिमाग ना बैठा ले कि ये चीज तो आपने डेथ में पढ़ाई थी, रिटायरमेंट में तो थी ही नहीं, तो ऐसा नहीं बैठाना। और अब यहां से अगर शुरुआत हुई तो ये प्रॉफिट निकालने के मैंने आपको तीन रास्ते बताए, और ये तीनों को मैंने आपको सोल्यूशन करा दिए। ये बताओ इतना सही है, बात दिमाग में बैठा लोगे या अभी भी डर लग रहा? इजी पढ़ा रहा हूं, तेज नहीं पढ़ा रहा, जल्दी नहीं पढ़ा रहा, इतना स्लो कि आप समझ भी पाए, सोच भी पाए, डाउट है तो पूछ भी पाए। ठीक, अब सुनो, अब एक स्टूडेंट कहता है कि चलो मान लो मैं इसका एक्सपर्ट हूं, मान लो, तो आप डेथ ऑफ पार्टनर में मुझे क्या करना होगा अगर पूरा क्वेश्चन आ जाए, अगर इसके अलावा वो बात करने लग जाए तो मैं क्या करूं क्वेश्चन के अंदर। तो आप समझो ध्यान से कि डेथ के क्वेश्चन में एक बढ़िया बात समझाता है कि वो ये कहता है कि ए बी सी तीन पार्टनर है, जैसा कि मैं समझाने की कोशिश हर बार करता हूं, इस साल भी मैंने की, लेकिन आप लोगों ने बात समझी नहीं। तीनों पार्टनर अभी आज की डेट में जिंदा है, बताओ इनमें से पहले कौन मरेगा, ये बात इनमें से किसी को पता है? ये बात किसी को नहीं पता कि पहले कौन मरेगा, लेकिन हर पार्टनर के मन में ये डर रहता है कि अगर मान लो कल को मेरी डेथ हो गई और बाकी के जो दो पार्टनर हैं उनकी नीयत खराब हो गई, तो मेरे फैमिली मेंबर अगर हिस्सा मांगने आए कि भाई बी पार्टनर था तो जो उसका हिस्सा है वो हमें दो, और ए और सी ने मान लो ये कह दिया कि भैया हिस्सा क्या दे, उल्टा वो फर्म से इतना पैसा निकाल चुका था, हमने उससे लेना था, या बिजनेस खराब चल रहा है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, उल्टा लॉस में उसका हिस्सा बनता, तुम दो पैसे। तो पार्टनर के मन में बात आती है अगर बाकी के पार्टनर की नीयत खराब हो गई तो फिर तो मैंने जो सारी जिंदगी मेहनत कर रहा हूं, 20 बच्चों के लिए कर रहा हूं, वो तो सड़क पे आ गए मेरे साथ साथ। शक हो जाता है, और पार्टनरशिप में शक होना बड़ी नॉर्मल सी बात है, ऐसा नहीं कि भाई उसी के साथ, हर एक के साथ ये होता है। तो तीनों पार्टनर मिलके एक एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड में चेंज करते हैं, और ये कहते हैं देखो भाई बुरा मानने वाली बात नहीं है, हम में से कोई भी मर सकता है, दिल्ली में आप चलते सड़कों पर तो यहां तो वैसी गारंटी नहीं है आदमी की। तो उसने कहा एक काम करते हैं, डीड में एक क्लॉज डाल देते हैं, क्या, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर हिज लीगल हायर्स विल बी एंटाइटल्ड फॉर द फॉलोइंग। हिंदी में मतलब यह है कि किसी भी पार्टनर की अगर डेथ हुई तो जो उसके उत्तराधिकारी हैं वो उनको ये चीजें देंगे, चाहे फर्म के हालात जैसे मर्जी हो, चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, वो सब देना पड़ेगा। और उसके बाद जो क्लोज में कुछ लिखा हुआ है और उसकी डेथ हो गई तो वो देना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके लीगल हायर कोर्ट में जाके क्लेम कर सकते हैं। अब हुआ क्या कि एग्जामिनर को थोड़ी सी शरारत सूझ गई, उसने पार्टनरशिप डीड का वही पार्ट वहां से चुरा के क्वेश्चन में कॉपी पेस्ट मार दिया, और क्वेश्चन की शुरुआत ही ऐसे कर दी कि ए बी सी तीन पार्टनर थे, इनकी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो उसको ये चीजें मिलेंगी। क्या क्या मिलेगी? उसकी कैपिटल उसको वापस करेंगे, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, तुम लिखो मत, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में लिखा होगा क्या क्या मिलेगा। जैसे हम उसको शेयर इन करंट ईयर प्रॉफिट देंगे, हम उसको करंट ईयर के प्रॉफिट में हिस्सा देंगे। जैसे हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे,
जैसे हम उसको सैलरी भी देंगे जितने महीने जिंदा रहा, और वट एवर वो यहाँ कुछ भी लिख सकता है, क्योंकि तो पार्टनर की मर्जी है ना वो यहाँ पे क्या लिखवाना चाहते हैं, इसमें हमारी मर्जी नहीं चल सकती। तो वो कहता है कि सर इतना सब लिखने के बाद फिर बोलता है कि बी की डेथ हो गई, और फिर वो आपसे कहेगा बी का कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो बी का कैपिटल अकाउंट बनाने के पीछे पर्पस क्या है कि जो जो चीजें डीड में लिखी हैं वो तो बी को देनी ही पड़ेंगी। जैसे पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है, दो, दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, तो दो, तीसरे नंबर पे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, क्योंकि डीड में लिखा है। सैलरी लिखी है तो डीड में लिखी है तो देनी पड़ेगी। तो एक बच्चा कहता है इसमें मुश्किल क्या है, फिर तो ये आसान है। मैंने कैसे, कह रहा मैं एग्जामिनेशन हॉल में एक एक चीज देता रहूंगा, इस पे टिक लगा लूंगा कि मैंने 4 चीजें लिखी थी और मैंने चारों ही दे दी, अब तो मेरा क्वेश्चन खत्म, मेरा कैपिटल अकाउंट ठीक हो जाए। अब यहां पे जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो क्यों होते हैं, वो सुनो ध्यान से। स्टूडेंट इसलिए कंफ्यूज हो जाता है कि वो कहता है कि डीड में जो लिखा था वो सब मैंने कर दिया, तो प्रॉब्लम क्या है। और यहां पर एग्जामिनर ये कहता है कि आपको अपने बच्चों को सतयुग और कलयुग का फर्क समझाना होगा, क्योंकि वो कलयुग का बच्चा है इसलिए कलयुग की तरह ही सोचेगा, और कलयुग का बच्चा ये सोचता है कि जो मैंने लिखा है मैं वही दूंगा, इसके अलावा 1 रुपया भी नहीं दूंगा। और यहीं पर आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि कलयुग में बात सतयुग की पढ़ाई जा रही है। तो वो ये कहता है नहीं, आप ऐसा मत सिखाओ बच्चों को। बच्चों को ये कहो कि बेटा देखो ऐसा है, नॉर्मल पार्टनर अगर रिटायर होता है तो आप जो कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो क्या क्या देते हो आपको पता है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस देते हो, बैलेंस शीट में गुडविल फिक्टिशियस सेट वो सब काम देते हो। तो कह रहे हो वो भी तो, अच्छा वो सब यहां लिखे हुए हैं क्या, कह रहा सर यही समझाना है, यहां लिखे हैं तो वेरी गुड, अगर ये कैपिटल यहां ना लिखी होती तो क्या आप उसकी कैपिटल नहीं देते। तो ये बताओ तुमने कलयुग की तरह सोचा या सतयुग की तरह, कलयुग की तरह सोचो तो फिर तो जो कागज में लिखा है वही होगा। कलयुग में तो यही होता है, जो लिखा है इससे 1 रुपया ऊपर नहीं, फाड़ लो नहीं फाड़। और सतयुग की तरह वो अकाउंट कहता है कि नहीं सर, जो उसके राइट बनते थे, अगर आपका गुडविल में उसका राइट बनता था फर्म की तो वो भी आप उसे दो, हमने यहां तो लिखा नहीं हुआ, कह रहा फिर वही वाली पागल वाली बातें कर रहे हो आप। अगर उसका रिजर्व एंड सरप्लस में राइट था तो आप उसको रिजर्व सरप्लस में हिस्सा, चाहे यहां लिखा हो चाहे, इसलिए रिटायरमेंट में जो काम करते थे वो तो करना ही पड़ेगा। रिटायरमेंट में कहता है कि एबीसी में रिजर्व बांट दो, आप बांट देते उड़ा के, तो जो इसका हिस्सा बनता है वो भी दो। इसीलिए कई बच्चों को डेथ से चिढ़ हो जाती है कि साला एक जगह टिकता ही नहीं, वो टिक तो रहा है अपनी जगह, ये तो देने ही है, प्लस जो उसके राइट बनते हैं। राइट क्या बनते हैं, जो रिटायरमेंट में आप उसे पहले देते थे वो तो दो। अब मैं बताता हूं, मान लो आप, कोई बच्चा कहता है मैं परेशान हो गया, वैसे आप लोग तो मुझसे शुरू से पता नहीं पढ़े हो कि नहीं पढ़े, अगर ढंग से पढ़े होते तो चेंज इन पीएसआर में ही मैंने बातें पढ़ा दी, तभी पढ़ा दूंगा बताइए, और उसी को फॉलो करता आ रहा हूं, पर वहीं के वहीं हो आप। फिर भी मैं एक चीज समझाता हूं, आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिटायरमेंट के अंदर टोटल 6 चीजें आती हैं। पहला क्या आता है, बैलेंस, फिर फिक्टिशियस, फिर रिवैल्यूएशन। कह रहा है ये 5 चीजें बैलेंस शीट की हैं, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई ये देना ही पड़ेगा, चाहे यहां लिखा हो चाहे। इसके बाद छठी चीज यहां पर आती है एडजस्टमेंट वाली गुडविल, अगर आपको याद हो जिसकी जनरेंटी। कह रहा है ये 6 चीजें रिटायरमेंट में आती हैं, ये 6 चीजें तो आपको इसको भी देनी पड़ेगी जिसकी डेथ हुई है, उसके अलावा वो भी दे दो जो यहां लिखा। अब जैसे कैपिटल तो हमने पहली दे दी थी, बोलो बैलेंस ब्रोट डाउन क्या है कैपिटल, वो लिखी ना भी होती तो भी मैं देता। बताओ यहां पे क्या लिखा हुआ है, शेयर इन करंट, वो यहां नहीं लिखा हुआ, इसमें आया नहीं, वो दो आप। तो एक बच्चे ने मुझे शेयर इन करंट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, मैंने कहा अभी वही तो सिखा रहा था लल्लू, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे, या वो इन 5 में नहीं आती, वो अलग से आती। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो ये इसमें नहीं आया तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। याद दिला देता हूं, बोर्ड में जा रहे हो, जिस तरफ कैपिटल होता है उसी तरफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। इधर आता है ड्राइंग, जिस तरफ ड्राइंग होता है उसी तरफ क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और कैपिटल का उल्टा ड्राइंग होता है, अगर कैपिटल इधर है तो ड्राइंग इधर होगा। इस चैप्टर में ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाता है क्योंकि वो यहां लिख देता है उठा के। तो मेंटल लेवल सेट करो आप, क्या सेट करोगे, ये तो देंगे ही चाहे लिखा हो चाहे, प्लस ये भी देंगे जो यहां लिखा। आप चैप्टर खत्म कर चुके हैं। और अगर किसी बच्चे को यह बात समझ में नहीं आ रही
तो इसका मतलब उसका चैप्टर कभी खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने माइंड सेट नहीं कर रखा कुछ। मैं कई बच्चों से एक बात बोलता हूं, जो बच्चे मेरे टेस्ट में बैठते हैं, मैं उनको भी एक बात बोलता हूं पेपर से पहले। कल मैंने उन्हें भी गाइड किया पहली बार पेपर करते कैसे। कोई बच्चे उसमें लेट आए तो वो मेरी बात सुन नहीं पाए, कि अगर आपने कोई स्ट्रेटजी नहीं बना रखी एग्जामिनेशन में कि बोर्ड में जाते ही मैं पहला क्वेश्चन ये उठाऊंगा, फिर ये उठाऊंगा, अगर ऐसी कोई स्ट्रेटजी आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली आप बोर्ड में मुश्किल हालात में फंसने वाले, और कहीं नहीं फंसोगे तो टाइम मैनेजमेंट में फंस जाओगे। कहीं भी पेपर आता भी हो तो टाइम मैनेजमेंट में फंस जाओगे। तो चलो खैर, ये बात किसको समझ नहीं आ रही ये बता दो बस शांति से। कोई ऐसा स्टूडेंट जो कह रहा है मुझे ये बात ही समझ नहीं आ रही सर। एडजस्टमेंट तो देनी ही पड़ेगी आपको, हाँ उसका इन बातों से कोई ना नहीं। तभी तो बोल रहा हूं ये जो पॉइंट आपने लिखे हैं तो देने ही देने हैं, चाहे लिखे हो चाहे ना लिखे हो। मैंने आप लोग को सोचने के लिए शांति के मोड में डाला, बोलने के लिए नहीं डाला आपको। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको, देख के आप हाँ भी कर दोगे और एंड में आप ये बोलोगे है मंथ के बीच में डेथ हुई है। देखो इधर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 1 की रीडिंग ले लो। देखो एक पॉइंट मेरे से पूछा जा रहा है कि अगर मैं क्वेश्चन के अंदर ये कह दूं कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट पे निकालना है, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट मान लीजिए 1,20,000 रुपए, और मैं ये कह दूं कि 24 जून को उसकी डेथ हो गई, तो आप कैसे निकालेंगे? 31 मार्च की बैलेंस शीट बनी है, मार्च के बाद अगला महीना कौन सा आता है? अप्रैल में 30 दिन होते हैं। इसके बाद कौन सा महीना आता है? मई में 31 दिन होते हैं। इसके बाद कौन सा महीना आता है? जून। जिस डेट को डेथ हुई है उस डेट तक का प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, यानी कि 24 जून काउंट करेंगे। इनका टोटल करें तो कितना आता है? 85 डेज। 85 डेज के प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए। एक साल में अगर 12 महीने होते हैं तो डेज कितने होते हैं? इंटू 85। आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी कृष्णा जी ने बोला कि अगर ऐसा हो जाए तो कैसे कैलकुलेशन होगी? कृष्णा जी ऐसे हो सकता है, आपके साथ नहीं होगा, ठीक है ना? आप लोगों के साथ एग्जामिनर इतनी जाती तो नहीं करेगा कम से कम। नहीं नहीं कोई बात नहीं, उसे सेकंड ईयर में पेपर देना चाहिए। सेकंड ईयर में उसे पता लग जाता है किस महीने में कितने दिन होते हैं। आओ देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 4। मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं आपको, उसके बाद आपके हाल पे छोड़ देंगे, आप जैसे खुश रहें, ठीक? लगभग डेथ का क्वेश्चन कुछ ऐसे होता है, इसमें ना बैलेंस शीट नहीं होती, और यही वजह है कि बच्चे इससे डर जाते हैं। और ऐसा नहीं, किसी भी क्वेश्चन को जो पैराग्राफ फॉर्म में लिखता है, आप देखना केस बेस्ड स्टडी में अलग बच्चा हाथ भी लगाता है, क्योंकि पढ़ना पसंद नहीं करता, मीनिंग निकालना पसंद नहीं करता।
तो वो एग्जामिनर साइकोलॉजी जानता है आपकी कि ये बच्चे को अगर सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख के दोगे कर, जैसे यही क्वेश्चन अगर मैं ऐसे लिख के दे दूं बैलेंस शीट फॉर्म में ऐसे, अब ये करने में इंटरेस्ट लेगा, अब इसमें हिम्मत दिखा देगा। लेकिन अगर मैं उसको ऐसे लिख के ना दूं और अगर मैं इस फॉर्म में दे दूं तो अब ये डर जाएगा। इसीलिए डेथ के क्वेश्चन ज्यादातर आप देखना जो बोर्ड में पूछे गए हैं तो हमेशा पैराग्राफ फॉर्म में आते हैं, वो ज्यादातर बैलेंस शीट के फॉर्म में कम आते हैं, और अगर वो बैलेंस शीट के फॉर्म में आ जाए तो इजी हो जाते हैं। अब 2 मिनट के लिए मुझे टाइम दीजिए क्योंकि मैं एक ही क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि ऐसे ही आएगा, तो आप पढ़ लो ध्यान से आराम से, ठीक है, ताकि आप अपना दिमाग चलाएं। बाकी आपकी कॉल है, आप इसका सीरियस होते हैं कि नहीं, क्योंकि आपने एक और टास्क मुझे आज दे दिया। हालांकि ये क्वेश्चन कर लो, जितना मैंने आपको पढ़ाया इससे बाहर नहीं आएगा, तो आपको ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है कि कहीं कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए, कहीं बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले। कहां से कर लोगे, तुम्हारा टाइम ही नहीं है, क्योंकि ये तो है नहीं कि तुम्हारी बाकी का कंफर्म है, बुक 2, 1 सब वीक पढ़ा है। तो पहले समेट लो आप, 4 दिन बचे हैं आपके पास, जो आपने पढ़ा है वो नॉलेज समेट लो, ताकि उसमें से कुछ अगर आ जाए तो वो गलत ना हो। ये हरकतें मत करना कि जो गोद में आपके है वो तो समझ नहीं रहा, ऊपर से और उठाने जाते हैं तो वो पहले वाला गिर जाता है। और मुझे लग रहा है कि बच्चे अब यही कर रहे हैं इस टाइम, बार बार जो नॉलेज उनके पास है वो उसे ग्रिप में ना लेके और नॉलेज लेने के पीछे भाग रहे हैं, वो बार बार जो संभाला है वो भी गिर जाता है उनके हाथ से। तो ये एग्जाम में ना हो हरकत। अब देखो क्या कह रहा है, ए और बी 2 पार्टनर, इनकी पीएसआर क्या है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। बी की डेथ हो गई कब, 31 अगस्त। हालांकि मुझे जानना बड़ा जरूरी है कि बैलेंस शीट कब की, साइलेंट हुआ तो चलो एक बार को मैं 31 मार्च मान लूंगा, पर होता है 31 दिसंबर की बैलेंस शीट तो महीने गड़बड़ हो जाएंगे, तो इसलिए 31 अगस्त देख के जल्दी डिसीजन नहीं लेना। बैलेंस शीट की डेट मुझे अभी बताएगा आराम से। 31 अगस्त 2015 को इसकी डेथ हो गई। दे क्लोज देयर बुक्स एवरी ईयर, क्या लिखा हुआ है, यानी कि 31 मार्च की बैलेंस शीट बनती है। तो बताओ बैलेंस शीट बनने के कितने महीने बाद इसकी डेथ हो गई, 5 महीने बाद। तो 5 महीने का क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट, वो तो मैं निकालूंगा। आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। एज पर द, क्या लिखा है, प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप, क्या, जिसकी मैं बात कर रहा था कि एग्रीमेंट बना लेते हैं। उस एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ था, लीगल हायर, मतलब जो उसके उत्तराधिकारी है, डिसीज पार्टनर के जो लीगल हायर है, वो उसकी वाइफ हो सकता है, उसका बेटा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जो उसके लीगल हायर है ऑफ द डिसीज पार्टनर जिसकी डेथ हुई है, आर एंटाइटल्ड टू द, क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग पे। अब ये डीड में लिखी हुई है, तो ये जो डीड में लिख रहा है उन पर तो मैं टिक लगा ही लूंगा। उसके अलावा अगर उसका कोई राइट बनता है तो वो भी उसको दूंगा। तो क्या क्या लिखा है डीड में, क्या क्या देना है उसको पड़ेगा जिसकी डेथ हुई है। कह रहा है एक तो उसकी कैपिटल देनी पड़ेगी, वो कैपिटल जो आपने लास्ट बैलेंस शीट में लिखी है, आपको उस कैपिटल पे क्या देना पड़ेगा, टिल द डेट ऑफ क्या डेथ, वो भी मैं दूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में किस साइड आएगा, जिस तरफ कैपिटल आएगी उसी तरफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। और ड्राइंग किस साइड आएगी, तो जिस तरफ ड्राइंग आएगी उसी तरफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये याद रखना बात। ही शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ, आ गया करंट ईयर प्रॉफिट में हिस्सा। बताओ ऑन द बेसिस ऑफ, क्या लिखा हुआ है, एवरेज ऑफ लास्ट क्या 4 ईयर, एवरेज प्रॉफिट। 3 ही रास्ते थे इसके पास, एवरेज के बेस पे निकालता, लास्ट ईयर के प्रॉफिट पे, या फिर टर्नओवर के बेस पे, और बता ही ना इसका, तो इसने एवरेज के बेस पे बोल दिया। ही शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी डिटरमाइंड, उसके हिस्से की गुडविल भी उसको देनी पड़ेगी ऑन द बेसिस ऑफ, क्या लिखा है, 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट द लास्ट क्या 4 ईयर। जिन बच्चों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ा उसमें एक एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, जिसमें गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और ये एडजस्टमेंट वाली गुडविल होती है। कौन सी गुडविल होती है, और ये तो हमें ही पता है, ना बोलता तो मैं वैसे भी देता है इसको एडजस्टमेंट गुडविल। आगे बढ़ोगे, इंटरेस्ट ऑन एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देगा, कितना, इतना। तो डीड के अंदर ये चीजें लिखी हुई है, 1 2 3 4, और क्या, ये तो मैं दूंगा ही, इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसके अलावा अगर कोई और चीज मुझे दे, अब बैलेंस शीट है नहीं इस क्वेश्चन में, तो मैं कहां से लाऊंगा। देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है। नेट प्रॉफिट मुझे पिछले कुछ सालों के मुझे बता रहा है, ठीक है। बी की कैपिटल बता रहा है कितनी थी इसके अंदर, फिर ये मुझे ड्यूरिंग द बता रहा है कि विड्रॉ उसने ड्राइंग इतनी की है, शो वर्किंग फलाना ठिकाना, एंड में कह रहा है मुझे बी का कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ। तो चलो बी का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। जो बच्चे बेवकूफ हैं, जैसे इस क्लास में कई बेवकूफ बैठे हुए हैं, वो हमेशा पूरे साल मेरे पीछे पड़ रहते हैं कि आप 20 एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना सिखाओ, हमें नहीं आता, हमें नहीं आता। बताओ बेवकूफ क्यों है, क्योंकि सालों को ये नहीं पता 20 कैपिटल अकाउंट का पैसा ट्रांसफर होता है। अगर 20 कैपिटल अकाउंट बनेगा तभी एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफर होगा, वरना बनेगा नहीं। उन्हें समझा लो जितना मर्जी, लेकिन वो अड़ गए हैं, नहीं नहीं एग्जीक्यूटर नहीं आता, क्योंकि एग्जीक्यूटर ने नया वर्ड सुन लिया। तो बताओ पहले एग्जीक्यूटर बन जाएगा, 20 कैपिटल बनेगा। बनाओ 20 कैपिटल अकाउंट, मैं भी बनाता हूं आपके, 1 मिनट।
देखो रीवैल्यूएशन के बारे में अग्रिम बैनर्जी ये तक नहीं जानते कि वो एसेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन होता है। क्या इस क्वेश्चन में कहीं एसेट्स और लायबिलिटी है, पर ये रीवैल्यूएशन कराएंगे एग्जाम में, ये करके आ जाएंगे कि भाई रीवैल्यूएशन भी बनना चाहिए। इन्हें एसेट्स मत बताओ, इन्हें लायबिलिटी बताओ ना, उनकी मार्केट वैल्यू बताओ, फिर भी रीवैल्यूएशन बनाने में सक्षम है। सुन लिया आपकी बात, वो ऐसा होना तो चाहिए। वो तीनों पूछ सकता है वैसे, पर वो नहीं पूछेगा तीनों। ये 4 से 6 नंबर में आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज बेस्ड है ना। अभी मैं बोल रहा हूं तो तुम्हें सब कुछ आसान लग रहा है, अभी करने को दे दूंगा, अभी 36 डाउट आ जाएंगे कि सर ये बताना क्या है इसका। चलिए एक क्वेश्चन में कराने का वादा है आपसे, करा देता हूं, ताकि एक और डिमांड मेरे सामने रख दी गई है कि लोन अकाउंट भी एक बार सिखा देते तो जिंदगी साली कुछ और ही होती। अरे मैं क्यों नहीं सिखाऊंगा, आज लास्ट क्लास है तो सिखा के भेजूंगा आपको। कल से मैं टाइम थोड़ा अपना डाइवर्ट करना चाहता हूँ उन बच्चों के ऊपर भी जो बेचारे बड़े दिन से मुझसे टाइम मांग रहे कि सर हमारे भी डाउट, हमें कुछ बढ़िया बातें आपसे पूछनी है, उन्हें ना सुन, उनको भी तो सुनना जरूरी है। मैं पढ़ाते रहूंगा यहाँ पे, ये तुम तो 23 फरवरी को भी बुला लोगे मुझे, 23 फरवरी तक सर एक बार वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी हो जाती तो मजा ही आता, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, नहीं आप लिमिटेड चीजें रखो। चलिए साहब लिखिए 20 कैपिटल अकाउंट। श्योर है? तू पढ़ ले बेटा, क्योंकि तू पूरा तो करके आएगा नहीं, लेकिन जो आधा अधूरा करके आएगा उसके नंबर ले लियो थोड़े बहुत। तुझे पहले बोल रहा हूं 26 नंबर का जुगाड़ कर ले, 27 का, चलो 27 का जुगाड़ कर ले तू, ठीक है नहीं? और ज्यादा मत उछल कूद कर, ढंग से पढ़ा कि भैया करना है तो करना है, जिद पकड़ के। अगर तूने ये खाली ये भी कर लू वो भी कर लू वही पकड़ लू इस चक्कर में ना तो गड़बड़ हो जाएगी। इधर देखो, अब ये बताओ सबसे पहली चीज इसने ए पॉइंट में क्या लिखे है, उससे क्या देनी है? कैपिटल। अब इसने देखो नीचे जाके कैपिटल बताइए कि जो बी की कैपिटल है वो 60,000 रुपए है, ये बताइए। 20 कैपिटल एज पर द बैलेंस शीट एज ऑन, 20 कैपिटल कितनी है? 60,000 रुपए। ये कैपिटल बैलेंस ब्रोड डाउन के नाम से लिखो। अबे रुक तो जा नालायक, ये करेगा तो एग्जाम में हरकत देगा, ये उठ पटांग भाग रहा है, इसी स्ट्रेटजी नहीं तुम्हारे पास। मैं उठ पटांग भाग रहा हूँ, मैं टिक लगाऊंगा इसके ऊपर, मैं एक एक करके जाऊंगा चीजें क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इधर ज्योति बेटा इंटेलिजेंट बाद में बनना, पर इधर देख लो, यही तो मेरे साथ प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ पढ़ाने में कि तुम यार या तो शांत बैठो, आता है तो शांत बैठने में कोई बुराई नहीं है, आप यहाँ इंटेलिजेंट जो बच्चे आओ फिर बैठो इंटेलिजेंट में, पता चल जाएगा सारी गलतियां दूर हो जाएंगी। जिन पॉइंट को आप पढ़ रहे हो इन्हें वो देखना भी नहीं चाहते, उन्हें देखना ही पसंद नहीं करते। क्या नीचे बैठ के टेस्ट दे रहे हैं, देख लो सेकंड फ्लोर पे डिक्लेयर किया था उनके ग्रुप में भी कि जिसे डेथ पढ़ना है आ जाओ, नहीं आए ना, क्यों नहीं आ रहे सारे बच्चे? फिर क्या कुछ पॉइंट पढ़ा रहे। अब इसमें मैं बोल रहा हूं तो मेरी बात सुन लो, आप तो फिर घर में आपस में ही पढ़ा लेना एक दूसरे को, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? क्यों करते हो तुम लोग? अजीब बच्चे साले जेनजी हैं, जोम्बी, सही बात है, ये है ऐसे आएगा जेनजी तुम लोग। जो बच्चा इस समय भी अपने आप उसको नहीं समझ आ रही बात कि मैं टारगेट कैसे हिट करूं, टीचर से टाइम लिया है, मैं बड़े आराम से सोच के आया कि इन्हें ढंग से करा दूंगा, आराम आराम से, स्पीड नहीं दिखा रहा। एक एक क्या मुझे क्वेश्चन स्पीड से करने नहीं आते क्या? 2 मिनट में सोल्व कर दो, ये तो हाथ में लगाया ऐसा क्वेश्चन में, पर क्योंकि तुम नहीं समझ पाए उस टाइम पे, तो दोबारा जब मैं आया तो अटेम्प्ट ले रहा हूं, तो भाई क्यों अटेम्प्ट ले रहा हूं? कि बेनिफिट ले रहा हूं, मेरी बात करने का तरीका सिखा रहा हूं कि ऐसे करो। अब ये मिस कर दो कि बाद में आपस में सब तो जब मर्जी समझाओ। भाई बड़े बेकार क्लास है यार, बहुत बकवास क्लास है। सेकंड नंबर पे बताओ क्या लिखा? तो ऐसे एक एक पॉइंट को पकड़ोगे आप एग्जाम में, तब मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिखा रहा हूं। सालों पकड़ो, भाग तो भाग रहे, स्पीड दिखा रहे हो मेरे को, इंटेलिजेंट बन रहे मेरे आगे। स्पीड मत दिखाओ इस टाइम मुझे अपनी कि हमें क्या आता है। ये देखो तुम यहां बैठे क्यों हो? सीखने तो आए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आता है 5% पर एनम, तो आप इधर आ जाओ और इधर लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास, क्या? एक तो वर्किंग नोट बनाओ, या फिर तुम यहीं पर एग्जामिनर को दिखा दो, यहां ना ही दिखाओ तो अच्छा है, यहां लिखो वर्किंग नोट 1, और वर्किंग नोट 1 में दिखाओ कि तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू 60,000 रुपए की कैपिटल थी उसके पास,
देखो लिखा है 5%। मुझे ये बताओ 5% लिखा हुआ है या 5% के साथ पर एनम भी लिखा हुआ है? पर एनम भी लिखा हुआ है सर ये तो अगर पर एनम भी लिखा हुआ है तो ये बताओ पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट दोगे, कितने महीने जिंदा रहा वो? तो इंटू 5/12। तो ये भैया 5 महीने जिंदा रहा ना, 60,000, इसके ऊपर 12% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 5, कितना आ रहा है? 1250 रुपए का इंटरेस्ट देगा वो। ये 1250 रुपए उठा के यहां लिखो चुपचाप ऐसे। देखो आप एग्जाम में पार्टनरशिप के 3-4 क्वेश्चन ही करोगे, और अगर करोगे तो तमीज से करना ना उनको, ताकि नंबर पूरे खींच के लाओ आप। आ जाओ अब मैं थर्ड पे टिक कर रहा हूं। अब बताओ उसके शेयर में क्या निकालना है? प्रॉफिट में हिस्सा लेना है, और वो हिस्सा कैसे निकलेगा? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। तो इधर आ जाओ आप, अब वर्किंग नोट 2 लिखो पहले, और वर्किंग नोट 2 में पहला लिखो एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि पहले तो वही निकालना पड़ेगा। पिछले 4 साल का एवरेज लेना है मेरे को। 4 साल का प्रॉफिट मुझे दे रखा है 30,000, 42,000, 32,000 और 40,000। तो लिखो 30,000, ऐसे लिखना प्रेजेंटेशन, प्लस 42,000 प्लस 32 और 40, डिवाइडेड बाय 4। लिखो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 1,44,000 डिवाइडेड बाय 4। एवरेज प्रॉफिट मेरे हाथ में आ गया, पहले ये वर्किंग नोट में दिखाया। अब उसके आगे आप ऐसे लिखो, बीज शेयर इन प्रॉफिट इक्वल टू, बीज शेयर इन प्रॉफिट इक्वल टू 36,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5। ये 5 महीने का प्रॉफिट निकाल दिया, इंटू बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी क्या थी? इनकी प्रॉफिट शेयर रेशियो थी 2:1। तो इसमें बी का शेयर कितना बनता है? 1/3। तो इंटू 1/3। इसे कर लेते हैं सॉल्व। 5,000 रुपए बनता है, और ये जो 5,000 प्रॉफिट बनता है, दूसरा पार्टनर कौन बचा? ए। तो न्यू रेशियो का तो सवाल उठता ही नहीं, तो इसकी एंट्री कर लो, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये मैं वर्किंग नोट में करके दिखाऊंगा 5,000। अब क्योंकि बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है, तो यही फिगर कैपिटल अकाउंट में जाएगी। पहले आप एक बार वर्किंग नोट भी देख लें, सारे ड्रामेबाजी समझ लें। मुश्किल कुछ नहीं है, केवल उन बच्चों के लिए मुश्किल है जिनका या तो कॉन्सेंट्रेशन ही खराब है या वो पढ़ना ही नहीं चाह रहे, वरना अटेम्प्ट तो लिया जा रहा है। हाँ खानी है, क्योंकि अगर कहीं एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइस हो गई तो फिर कैपिटल अकाउंट में लिखने का तरीका बदल जाएगा। अब क्योंकि ये, हाँ, अब इसमें इसमें नेगेटिव इसमें नहीं आ सकते ना, क्योंकि दो ही तो पार्टनर है बेचारे, ए और बी। फर्म की गुडविल आ जाएगी, फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी आप रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके। अब यहां पे कैपिटल अकाउंट में यहां लिखिए आप P&L सस्पेंस अकाउंट, और यहां ब्रैकेट में लिखिए वर्किंग नोट 2, और यहां लिखिए 5,000। ये ऐसे करना। और अगर कोई बच्चा कहता है मैं वर्किंग नोट नहीं बनाऊंगा तो नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये तो मेन कैलकुलेशन है उसकी। अब तरीका देख रहे हो मेरा, मैं एक एक करके टिक लगाया जा रहा हूं, और एक एक करके अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट करता हूं और आराम से कर लेता हूं। और जो बच्चा शॉर्टकट मार रहा है, ठीक है, वो एमलेस हो जाएगा इस चैप्टर के अंदर, उसे समझ ही नहीं आएगा मैं शुरुआत कहां से लूं। डी पॉइंट में उसने क्या मांगा है? गुडविल में हिस्सा मांग रहा है। वैसे गुडविल कैसे निकालनी है? 3 ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करनी है, और एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेना है? 4। एवरेज तो आप निकाल के ही बैठे हो, तो चलो देखो यहां वर्किंग नोट 3, लिखिए गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है 36,000 इंटू 3,
तो पूरे फर्म की गुडविल 1,08,000, पूरे फर्म की गुडविल 1,08,000 आ गई। अब एडजस्टमेंट वाले गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइंग पार्टनर। बी रिटायर होके जा रहा है तो बी का हिस्सा मिलेगा। तो 1,08,000 में बी का शेयर 1/3 बनता है 36,000। मैं कई बच्चों को लिख देता हूं कि मैंने इसका 1/3 किया, वरना बोलेंगे पता नहीं 86 कहां से उठा ला है सर। ये एंट्री यहां करके दिखाऊंगा। पहले मैंने गुडविल निकाल के दिखाई, गुडविल में एंट्री करके दिखाई। एडजस्टमेंट वाली गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइंग पार्टनर। अब यही अमाउंट यहां कैपिटल अकाउंट में बाय एज कैपिटल अकाउंट के नाम से लिख दीजिए आप, और यहां वर्किंग नोट 3 लिख दीजिए कि वर्किंग नोट 3 में जाके देखो हमने इसको कैसे फाइंड आउट किया। चलिए, तो मैंने डी पॉइंट पर भी टिक लगा दिया। अब मैं लास्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पर उसके लिए पहले ड्राइंग भी तो चाहिए। तो मैंने पढ़ा क्वेश्चन में ये रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट कि उसने पूरे साल में 8,000 रुपए की ड्राइंग की है। तो पहले कैपिटल अकाउंट में जाओ और ड्राइंग दिखाओ। कैपिटल अगर डेबिट में आती है तो ड्राइंग, कैपिटल क्रेडिट में आती है ड्राइंग डेबिट में आएगी 8,000। और ये बताओ जिस तरफ ड्राइंग आती है उसी तरफ क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहां पर लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यही समझा रहा हूं कि पर एनम नहीं लिखा उसने। अगर पर एनम नहीं लिखा तो 3% फ्लैट लगा देगा 240। दिखा देता हूं, देखो इधर उसने यहाँ पे सिर्फ 3% लिखा है, इसका पर एनम नहीं है, तो कोई चक्कर ही नहीं है, फ्लैट रेट लगा देगा उठा के 340। ये हमारे यहाँ रूल है कि पर एनम नहीं लिखोगे तो फ्लैट रेट लगता है, और ये रूल उसने फंडामेंटल चैप्टर में ही पढ़ा दिया। क्लियर है? अब इधर देखो ध्यान से, मैंने इस पर भी टिक लगा दिया। अच्छा, जिन चीजों को टिक लगा दिया था वो तो मुझे देनी थी, उस पर तो कोई डिस्प्यूट था ही नहीं। लेकिन इसके अलावा क्या दे सकते थे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट दे सकते थे, और उससे एसेट्स और लायबिलिटी जब क्वेश्चन में तो रिवैल्यूएशन किसका होगा। और क्या दे सकते थे, रिजर्व और सरप्लस में हिस्सा दे सकते थे, पर रिजर्व सरप्लस है नहीं तो मैं कहां से दूं। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, फिक्टिशियस जो वो चीजें मैंने आपको बताई थी वो है नहीं, इसलिए दे नहीं रहा, इसलिए टिक से ही मेरा काम चल गया। जो बच्चे ये कहते हैं कि डेथ में एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना नहीं आता, वो इसकी बात कर रहे होते हैं, पता है आपको। उन्हें ये सब दिखाने में आफत आ रही है, और नाम किसका डाल देते हैं, एग्जीक्यूटर। ये एग्जीक्यूटर अकाउंट है क्या, ये मेन रोल इसका है, इससे डरते हैं वो। एग्जीक्यूटर का तो नाम बदनाम किया उन्होंने, तू पढ़ते राजी था पढ़ के। अब इसे क्लोज कर दो। ₹1,02,250 94010। अब ये बताओ, इसके आगे मैं लोन अकाउंट नहीं लिख सकता क्योंकि इसकी डेथ हो गई है। अगर क्वेश्चन में कहता है कि हमने कुछ पेमेंट कैश किया, इसमें आप कैश पेमेंट कर भी नहीं सकते क्योंकि इसकी डेथ हो गई। इसलिए इस फिगर के आगे हमेशा लिखना होता है बीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। $94010। अब अगर आपने एग्जीक्यूटर अकाउंट लिख दिया तो अलग से बनेगा बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, जिसके बारे में आप रोते हैं। यहां लिखिए बीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये फिगर वहीं से आई है। और यहां पे लिख दीजिए अगर पेमेंट कर रहे हो तो टू कैश, इसको कर सकते हो पेमेंट। अगर क्वेश्चन कह दे कि हमने उसके एग्जीक्यूटर को इमीडिएट इतना पैसा दे दिया या हमने सारा पैसा दे दिया, तो यहां कैश लिखना, बीज कैपिटल अकाउंट में कैश मत लिख देना। और अब अगर कैश नहीं दिया तो यहीं पे लिख देना एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, कि हमने ये पैसा एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, पैसे थे ही नहीं हमारे पास, खत्म हो गई बात। आप पहले ये देख लो, पहले इससे हाँ कर दो। मैं बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन भी, आप क्वेश्चन तो मैं आपको भी सारे पढ़वा देता हूँ, आपको कोई डाउट हो तो डाउट भी आपको बता दूंगा, लेकिन सीरियस बच्चा चाहिए मुझे उसके लिए।
तो बच्चा डिजाइन देख के पढ़ने वाला बच्चे को लिए कोई चैप्टर है भी नहीं कि बच्चे डिजाइन से क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं कि इसका डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है, ये कर लेते हैं। ठीक है भाई, बिना कैपिटल अकाउंट के कर लोगे? ये पैदल है, इसलिए इसलिए इसे बोलते हैं पैदल बच्चे। इनके आगे कुछ भी पढ़ा लो, ये अपनी बात ही पकड़ लेते हैं कि ना ना एग्जीक्यूटर लिखा है तो एग्जीक्यूटर ही बनाएंगे। चलो कोई बात नहीं, थोड़े दिन और मेरे ताने सह लो। फिफ्थ क्वेश्चन है, इसकी जरा रीडिंग लो। रीडिंग लेने को इसलिए कर रहा हूं ताकि आप कोई अगर किसी बच्चे का मन कर गया कि मैं घर पे करूं तो फिर वो करने की पोजीशन में, उसे ये ना लगे कि सर ने ये बात मुझसे छिपाई, बताई नहीं, वो क्वेश्चन होमवर्क में डाल दिया मेरे लिए। क्वेश्चन की शुरुआत है कि 3 पार्टनर है, आरती, भारती, सोनू, ये प्रॉफिट रेशियो है। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितने रुपए की है? 8 लाख। यानी कि तीनों कैपिटल की मिला के, तीनों पार्टनर की जो कैपिटल मिला के 8 लाख रुपए बनती है, हेल्ड बाय इन देयर प्रॉफिट शेयर रेशियो। ये कैपिटल इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से है। तो बता सकते हो उसमें जो आरती है उसमें इसका शेयर कितना होगा? 4 लाख। इसका कितना होगा? 2,40,000। इसका कितना होगा? 1,60,000। कोई ऐसा बच्चा कह रहा है मुझे बांटना ही नहीं आता, पैदल तो नहीं भाई, बहुत पैदल हो। तो उसने ये बात लिखी है कि आपको बच्चा बोलता है कि ए बी सी का बताया नहीं कितनी कितनी कैपिटल, टोटल फर्म की कैपिटल बता दी, नहीं बता रहा है वो। आओ इधर पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। दे हैड ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अच्छा, इससे कोई तुम्हें लेना देना नहीं है, बस ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब अभी आपने देखा कि उसका एग्जीक्यूटर आया, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुमने कह दिया बाद में देंगे, तुमने लोन अकाउंट में डाल दिया। अब जिस बंदे की घर पे डेथ होगी उसके घर पे पैसे की जरूरत तो है, तो रिटायरमेंट में और डेथ में अक्सर ये देखा जाता है फर्म कह देती है हमारे पास पैसे ही नहीं है, इसलिए पार्टनर इसका भी इलाज करते हैं, पार्टनर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ले लेते हैं। उसका मतलब ये होता है कि 3 पार्टनर के नाम पे पॉलिसी है, किसी की भी डेथ हो गई तो पैसा पूरा मिलेगा क्लेम का, और क्लेम का पैसा मिलेगा तो फर्म के पास कैश आएगा, और फर्म उस कैश से उसके लीगल हायर को क्या कर देगी? पेमेंट। तो शॉर्टेज नहीं होगी। तो इसने एक बात मुझे समझाई कि फर्म के पास ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कितने रुपए की? 1,20,000, जिसका वो अमाउंट प्रीमियम पे करता था, ठीक है, जो P&L में दिखाया जाता था। ये बकवास बात है, वो तो ठीक बात है, फ्री में तो कोई इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी देगी नहीं, बदले में क्या लेगी? प्रीमियम। प्रीमियम कंपनी का खर्चा है तो P&L में डेबिट होगा। तो ये बातें इसलिए बोली गई कि JLP की ट्रीटमेंट के कई अल्टरनेट बताए जाते थे जब पहले प्रॉपर रिटायरमेंट में कोर्स में था, तो ये कोर्स से हटा दिया गया JLP, बट फिलहाल पैसे मिलेंगे। बताओ कितने पैसे मिलेंगे? 1 लाख। और इसका कोई लेना देना प्रीमियम? तो प्रीमियम दे नहीं था आपने, हमें क्या बता रहे प्रीमियम कितना? चलो, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अब समझ गए एग्रीमेंट क्या बोल रहा है। एग्रीमेंट में लिखा है जो मरेगा उसको ये चीजें मिलेंगी। तो देखो क्या क्या मिलेगा, पहले पढ़ो। सैलरी मिलेगी, बताओ। अब अच्छा, अब मैंने जो चीजें 5 बताई थी आपको उनमें सैलरी नहीं था, अब बोल दी सैलरी तो अब देनी पड़ेगी। अब बच्चा बोलता है सैलरी कहां से आ गई? कर सर यही तो समझाना है, इसीलिए क्रिएटिव है, इसीलिए अकाउंट के ये टॉपिक ऐसे हैं कि इसमें आप ये नहीं कह सकते कि पिछले क्वेश्चन में तो सैलरी थी। अब ये उसकी कॉल है, तो आपने एग्रीमेंट में क्या लिखा? और ये तो पूरे 12 महीने की सैलरी दोगे, जब तक जिंदा रहा तब तक दोगे, देखना पड़ेगा कितने महीने जिंदा रहा है। आगे पढ़ो, दूसरी चीज क्या दे रहे हो? गुडविल शैल बी वैल्यूड एट, गुडविल में हिस्सा दोगे। अभी वही कौन सी गुडविल है? एडजस्टमेंट वाली गुडविल है। तीसरी चीज क्या दोगे? प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ क्या? डेथ। ये वही करंट ईयर प्रॉफिट है, या तो एवरेज पे या लास्ट ईयर पे या टर्नओवर पे। देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट क्या 2 ईयर, एवरेज पे देगा। फिर क्या देगा? भारती डाइड ऑन 15 अगस्त को डेथ हो गई। 15 अगस्त को डेथ हुई तो किस्मत तब भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि कैसे अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त 4.5 मंथ जिंदा रही, 4.5 मंथ डेज। और अगर 14 अगस्त को होती तो फिर अभी डेज का चक्कर डाल देता आपके साथ ही। तो अगर 15 है तो वो आधा महीना मान लिया जाता है। तो ये हो गया प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर से सीधा क्या कर रहा है? भारतीय कैपिटल बना के दिखाओ। अब देखो कौन सी लाइन का मीनिंग क्लियर नहीं, तो बच्चा बोले मैं घर पे करना ही बैठा था कि मीनिंग ही नहीं आया समझ में। वो फाइनल आंसर कहां पे जाके ट्रांसफर मारेगा? मैंने अपना फाइनल आंसर कहां पे जाके ट्रांसफर किया? एग्जीक्यूट। तो पहले कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ओके डन। गलत पूछ रहे हो आप, क्योंकि आप पूछ, वही बात है ना,
अगर ऐसा कुछ होता तो मैं एग्जीक्यूटर ट्रांसफर करके एग्जीक्यूटर क्लोज करके क्यों दिखाता, फिर मैं ये ना बोलता। नहीं तो भैया करना कुछ जेल पे तो नहीं, वो मैच्योर्ड हुई नहीं हुई तो नहीं, खाली कैप्टन बना के छोड़ दो आप। वैसे जेल पे हमारे कोर्स में है नहीं अब। हाँ नहीं कुछ नहीं लिखना आपको, सिर्फ एग्जीक्यूटर अकाउंट में लोन अकाउंट ट्रांसफर करना। क्वेश्चन कहता है पेमेंट होगी तभी हम पेमेंट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की, गुड क्वेश्चन। हाँ बेटा नहीं होगा, ऐसे ही होता है। 6 क्वेश्चन, आओ इधर आओ। 6 क्वेश्चन देखो, ये मैं रीडिंग करवा रहा हूँ, सही करा रहा हूँ, सीधा लोन अकाउंट बनाना सिखा दो। पढ़ना चाहते हो बोलो भाई, तुम तो राजा हो, राजा के सामने जो राजा बोलेगा वो करना पड़ेगा। रीडिंग दे लो एक बार आप, देखो कि कोई बच्चा कह रहा है घर पे मैं पढ़ने बैठा, मुझे इसका मीनिंग ही समझ नहीं आया। अब देखो इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड कर रहा है मेरे को, और इसमें इंफॉर्मेशन में क्या आ गया। अच्छा अब देखो, शायद यहां कहीं लिखा नहीं कि रिजर्व में हिस्सा मिलेगा, लिखा है कहीं यहां नहीं, लेकिन तुम दोगे उसे रिजर्व में हिस्सा कि नहीं दोगे, देना पड़ेगा। यह है इस चैप्टर की खासियत, इसलिए हम हर बच्चे को पढ़ाते नहीं, और हर बच्चा हमसे पढ़ना पसंद नहीं करता, क्योंकि ये हमें उसकी जरूरत पड़ती है बच्चे की। बच्चा ही नहीं पढ़ रहा तो आप उसके दिमाग में कितना घुसा लोगे भाई। उसे एक एग्जीक्यूट करना सिखा दिया कि ये मुद्दे की बात है, इसे पकड़ ले, उसके बाद क्वेश्चन से फाइट कर। स्टूडेंट सीधा क्वेश्चन से फाइट कर रहा है, तो कंसेप्ट उसके पास है नहीं, तो फिर गया हाथ से क्वेश्चन। देखो जब इन केसेस में क्वेश्चन जो बोले वो करना, अपने ऊपर डिसीजन मत लेना। हो जाएगा भैया? नहीं सफिशिएंट कैश होना चाहिए, मतलब उतना। इधर देखो इधर, अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। हो सकता है कि तुम ऐसे क्वेश्चन देखना चाह रहे हो कि ये रही बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के नीचे क्या बोल रहा है कि वाई की डेथ हो गई। अब इसमें अगर वो एसेट्स का रीवैल्यूएशन करवा दे, हालांकि उसने करवाया नहीं है क्योंकि वो ज्यादा चक्रों में पड़ता नहीं, करा दिया उसने, स्टॉक वैल्यू। अब बताओ इसमें पहले क्या बनेगा, रीवैल्यूएशन। अब बन जाएगा रीवैल्यूएशन। अभी भी वो रूल है, क्या रूल है कि वो 5 चीजें तो वो अभी भी देगा उसको, उसके अलावा जो लिखा होगा वो देगा। आपने बैलेंस शीट की शक्ल देख ली, और शायद ये फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट एज ऑन कब दे रखी है, 30 जून की बैलेंस शीट है ये, और ये वैसे कब निकल लिए, कब निकले क्वेश्चन देखना पड़ेगा। जुलाई में निकल लिया ये, ठीक है। तो फिर 1 महीने का प्रॉफिट में हिस्सा मांगेगा, ठीक है। नहीं 1 महीने का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस डेट की बैलेंस है उसी डेट पे डेथ हो गई 1 जुलाई का, तो करंट ये प्रॉफिट में हिस्सा बनता ही नहीं है, नहीं बनता है 1 दिन का, ठीक है। तू निकाल लियो एग्जाम में, कोई दिक्कत थोड़ा। एक बार क्वेश्चन की रीडिंग ले लो आप। मेरे हिसाब से डेथ ऑफ पार्टनर खत्म हो गया, रोने वाले बच्चों के लिए तो जिंदगी भर चलता है। क्या नहीं देते ना, वैसे देखो अगर आप लोग प्रैक्टिकल बातें करोगे तो नहीं देगा वो 1 दिन का प्रॉफिट में हिस्सा, रियल लाइफ में होता। क्या मैं ये मानूं आपको आ गया? और लोन अकाउंट की पहचान होती है वो जब बनता है, वो बनने के लिए उसकी सिचुएशन चाहिए होती है, ऐसे आप लोन अकाउंट ड्रॉ नहीं कर सकते। नीचे नहीं है, फोन कर लो एक बार। मुझे भाई मुझसे भी कुछ पूछ लो भाई, मैं यहाँ खड़ा हूं, तो इसे ओके कर दूं कि पता लगा कुछ नहीं आएगा। अरे कंफर्म है भाई, देखो बात सुनो, ये तो तुम लोगों ने मेरी रेड पेल दी इस बार, ठीक है। अदरवाइज अगर तुम मुझे मौका देते ना, अगर मौका दे देते ढंग से, मैं तुम्हें हर चैप्टर के बारे में बता सकता था कि इससे बाहर, पर अब मैं, क्योंकि उसके लिए मुझे एफर्ट, अब जैसे मैं असाइनमेंट के लिए बैठा था अभी बाहर, क्लास लेट क्यों स्टार्ट की मैंने, कि मैं ये असाइनमेंट बना रहा